नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2022 को इवनिंग शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि कोई संख्या 115xy ये संख्या के 5 अंक है, ये 90 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये 90 से विभाजित है, मतलब 90 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 9 के रूप में, और 10 गुना 9 के रूप में लिख दिया मतलब ये 10 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। तो 10 से किसी भी संख्या को विभाजित होने के लिए उसका अंतिम अंक जो है वो शून्य होना चाहिए, तो y का मान तो आ जाएगा शून्य। तो यहाँ पे आप रखते हैं कि 115x और शून्य। अब इसमें हम 9 का भाग देके देखेंगे, तो 9 का भाग देके देखने के लिए क्या होता है, सिंपल सा कि इन अंकों का योग जो है 0 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए या फिर 18 आना चाहिए, मतलब 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है 5 और एक 6 और एक 7, 7 प्लस x आ रहा है। 7 प्लस x बटे 9 करेंगे तो x का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि ये 9 से विभाजित हो जाए। और 18 हो नहीं सकता क्योंकि इसको 11 होना पड़ेगा, और ये अकेला अंक है तो ये 11 हो ही नहीं सकता। तो x का मान तो आया हमारे पास 2 और y का मान आ गया है 0। तो x प्लस वाई करेंगे, अब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0 बराबर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है a अनुपात b अनुपात c, ये दिया हुआ है कि 5 अनुपात 6 अनुपात 8 है और लिखा है कि इनके वर्गों का योग ये 1250 है। तो हमें ज्ञात करना है a b c का गुणनफल, मतलब कि हमको ज्ञात करना है a गुणा b गुणा c बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं और मान लेते हैं जो a b c ये अनुपात में दिए हुए हैं, तो ये 5x है, ये 6x है और ये 8x है। तो इनके वर्गों का योग 1250 दिया हुआ है, तो इसको कर देते हैं हम इसका वर्ग, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। ये b आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 36x स्क्वायर, और c का वर्ग करेंगे तो 64x स्क्वायर आएगा। और दिया है इनका योग, इनका सबका योग कर देते हैं, ये 1250 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से ये आ जाएगा 64 और 36 100 होता है, और 100 और 25 125, तो 125 x स्क्वायर बराबर 1250। तो x स्क्वायर का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 10। तो x स्क्वायर बराबर 10 आ गया है, तो x बराबर आ जाएगा रूट में 10। अब यहाँ पे हम करते हैं कि a b c का गुणनफल, तो a गुणा b गुणा c करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x गुणा 6x गुणा 8x बराबर आएगा 6 पंजे 30 और 30 अट्ठे 240। तो 30 अट्ठे 240 हो गया। यहाँ पे 240 x क्यूब आ गया, इसको हम लिख देते हैं 240 x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर का मान यहाँ से हम 10 रख सकते हैं और इस x का मान जो है रूट 10 रखते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2400 रूट 10। तो 2400 रूट 10 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है। इसमें दिया है कि 0.486 इसमें भाग देना है 0.002 का। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि 0.486 और 0.002 इसमें दशमलव के अंक जो है समान है, तो इसको हटा देते हैं। और इसमें अब ये रह गया हमारे पास कि 486 में 2 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 243 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,490 रुपए है और विक्रय मूल्य है 9,441 रुपए। तो हमको ज्ञात करना है कि इस पे जो छूट दी गई थी वो कितने प्रतिशत दी गई थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणा 100। तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रतिशत में छूट, क्योंकि छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10,490 माइनस 9,441 बटे अंकित मूल्य है 10,490 गुणा 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा, जब इसमें से 10,490 में से 9,441 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,049 बटे 10,490 ऐसे कैसे और गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ से ये इससे 10 बार कट जाएगा और यहाँ से ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो छूट प्रतिशत जो आएगी वो आएगी 10%। तो 10% इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्न है, जिसमें दिया है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब कि औसत ज्ञात करना है इन सबका। तो यहाँ पे हम पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो ये गुणनखंड जब करेंगे तो 48 को हम लिख सकते हैं
8 6 48 होता है, तो 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 और 6 को भी लिखते हैं 2 गुना 3। तो यहां से हमारे पास टोटल आ गया कि 48 लिखा जा सकता है 2 की घात 4 गुना 3 के रूप में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है कि इनका योग कितना होगा गुणनखंडों का और गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ गुणनखंड जो कितने होंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 2 करने पे, और ये 5 कहां से आया, 4 प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे 3 की घात 1 था तो 1 प्लस 1 कर दिया और उनका गुणा कर दिया, तो ये 5 गुणा 2 आ गया। तो टोटल 10 गुणनखंड होने वाले हैं, 10 गुणनखंड। अब हम निकालते हैं इन सभी गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग जो है वो आएगा हमारे पास 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, क्योंकि 2 की घात जो है 0 से और 4 तक है, और इसको गुणा कर देंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 से, क्योंकि 3 की घात 0 से 1 तक है। तो यहाँ पे हम जब योग करेंगे तो यह आ जाएगा 2 की घात 0 1 होगा, प्लस 2 की घात 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 की घात 0 फिर से 1 हो जाएगा प्लस 3। जब इनका योग करेंगे तो यह आ जाएगा 16 और 4 20 और 8 28, 28 और 2 30 और 1 31, तो 31 गुणा 3 और 1 4, तो यह आ जाएगा 124, क्योंकि 31 चौके 124 होता है। अब हम निकालते हैं औसत या फिर माध्य। तो माध्य बराबर हो जाएगा कुल योग जो कि है 124 बटे जो गुणनफल थे उनकी संख्या थी गुणनखंडों की वो थी 10, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 12.4। तो 12.4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में दिया था कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, d का मान निकालते हैं जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, तो 25 माइनस 4 गुणा a यहाँ पे 1 है क्योंकि x स्क्वायर का गुणा a होता है, तो ये 1 हो गया, और c जो है 7 है, तो यहां से आ जाएगा 25 माइनस 7 चौके 28, तो ये आ गया है -3। तो -3 जो है ये लेस देन 0 है, मतलब कि d लेस देन 0 आ गया है, तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, तो काल्पनिक मूल इसके होने वाले हैं, या फिर इंग्लिश में कहे तो इमेजिनरी। अगले प्रश्न जो है अनुपात समानुपात से था, और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आ ही रहा है। तो इसमें दिया है यदि 40:35 समानुपात 35:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही करेंगे हम कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के, तो 40 गुना x बराबर आना चाहिए 35 गुना 35 के, और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 35 गुना 35 बटे 40, और यहाँ पे हम काट लेते हैं इसको 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 7 पंजे 35 हासिल 3, और 7 तिया 21 और 3 24, तो 245 बटे 8, तो 245 बटे 8 इसका सही आंसर है, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं कि हो जाएगा 8 तिये 24 0 5 बटे 8, तो ये 30 सही 5 बटे 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एलजेब्रा से था जिसमें दिया था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 18 है, तो हमें ज्ञात करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a प्लस 1/a का मान। तो a प्लस 1/a का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा वर्गमूल में 18 प्लस 2, तो मतलब कि वर्गमूल में 18 प्लस 2 करने पे ये आ जाएगा a प्लस 1/a का मान ये √20। तो √20 आ गया है। अब हमको निकालना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान होगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। तो यहां से a प्लस 1/a का होल क्यूब मतलब कि √20 का होल क्यूब कर देंगे, माइनस 3 गुणा √20 करेंगे, तो यहां से ये आएगा हमारे पास 20 √20 माइनस 3 √20। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा ये 20 √20 है और 3 √20 है, तो 17 √20 जो है रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया था यदि बहुभुज का अंतः कोण जो है ये अंतः कोण है 160 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या क्या हो। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे मेथड 1। तो यहाँ पे मेथड 1 में क्या करेंगे, पहले हम बाह्य कोण निकाल लेंगे। तो बाह्य कोण जो है वो होता है हमारे पास कि 180
माइनस अंतः कोण तो 160 बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। तो बाह्य कोण आ गया है और हम जानते हैं बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे n बराबर बाह्य कोण होता है। तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि 360 बटे n बराबर 20। तो 20 से काटेंगे तो ये घटेगा 18 बारी। तो 18 मतलब कि n का मान आ गया जो कि बहुभुज की भुजाएं है। तो 18 बराबर इसका आंसर है। अब दूसरे तरीके से करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट जो है अंतः कोण से ही करते हैं। तो M2 मतलब कि सेकंड मेथड जो है हमारे पास ये आ जाएगा कि अंतः कोण जो होता है बहुभुज के लिए वो होता है कि n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। तो अंतः कोण की जगह पे रख देते हैं 160 बराबर n माइनस 2 इंटू 180 बटे n। तो यहाँ पे आप काटते हैं कि 2 अट्ठे 16 और 2 नम्मे 18। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n बराबर 9n माइनस 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे n बराबर 18 आएगा। तो यहां से भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या जो 18 आई है। अगला प्रश्न दिया हुआ था कि ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मान 30 है, BC का मान 25 है और AC का मान 45 है। तो हमें ज्ञात करना था कि कोण A क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि cos A लिखेंगे और cos A बराबर होता है, ये कोण लिखना चाह रहे हैं तो इन दोनों का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ये भुजा गुना ये भुजा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि cos A इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू AC। तो ये आ गया हमारे पास कि cos A इक्वल टू AB स्क्वायर करेंगे तो 30 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 45 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 45। तो इसको सोल्व करके हमारे पास cos A या फिर कोण A का मान आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि x के 24% का 10% जो है वो 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे x गुना 24 बटे 100 गुना 10 बटे 100 और इसका मान दिया हुआ है 240। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कट जाएगा और यहां से काटेंगे तो 24 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। तो x बराबर आ जाएगा 10 गुना 10 गुना 100। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 10,000। तो x का मान आ गया 10,000 जो कि हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर यदि 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आयतन जो होगा पहले और बाद में समान होगा, मतलब कि 4/3 पाई r क्यूब या गोले का आयतन होता है तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं n गोले कुल बनाए गए हैं तो उसके लिए आयतन तो 4/3 पाई और 0.3 का क्यूब करना है तो हम 3/10 का क्यूब कर देते हैं। ओके, तो यहां से n का मान निकालेंगे तो यहां से सबसे पहले 4/3 पाई काट देते हैं। अब हमारे पास ये आ गया है 6 गुना 6 गुना 6 बटे 3 गुना 3 गुना 3 और ये 10 ऊपर जाके ये 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। तो यहां से हम काटते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसी तरीके से 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि n का मान जो है कुल गोलों की संख्या वो आ गया है 8000 गोले। तो 8000 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा था कि 108, 144 और 72 का एचसीएफ क्या होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 36 गुना 3 लिख सकते हैं, 36 ये 108 होता है। इसको लिख सकते हैं 144 को 36 चौके 144 और 36 दूने 72 होता है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे इनमें ये 36 तो कॉमन है, बाकी इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 36। तो 36 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन था और उसमें दिया था कि 4 की घात 3 गुना 3 की घात 3 इसमें भाग देना है √64 मल्टीप्लाई बाय √81। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और इसमें भाग देना है वर्गमूल 64 जो कि 8 आ जाएगा और वर्गमूल में 81 जो है ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 9 से ये कट जाएगा और 8 से काटते हैं 8 दूनी 16, मतलब ये 2 बार कट जाएगा। हमारे पास ऊपर बचा है 4 गुना 2 गुना 3, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। 24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो था उसमें दिए थे कि ABC त्रिभुज के शीर्ष है और उन शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए थे। तो हम मान लेते हैं x1 y1 निर्देशांक है A की
x2 y2 है b के और x3 y3 है c के, तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है जब हमें निर्देशांक दिए होते हैं तो ये होता है 1/2 गुणा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। यहाँ पे इन निर्देशांकों के मान रख के क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न था कि 10,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज की 10% दर से कितने समय में ये जो है 13,310 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कुल ब्याज की जो राशि मिल रही है वो मिल रही है 13,310 माइनस 10,000 करने पे यह आ गई है 3,310 रुपए और ये मिल रही है 10% की दर से। परंतु हम पहले निकाल लेते हैं कुल जितना भी समय रहा होगा उसके लिए टोटल ब्याज दर क्या रही होगी। यहाँ पे लिखते हैं कि कुल ब्याज दर, तो ये हो जाएगा 3,310 का ब्याज है और वो है 10,000 रुपए पे, तो गुणा 100 कर देते हैं तो यहां से आएगा हमारे पास 33.1%। तो कुल ब्याज दर जो है 33.1% है और जब हम 10 का 3 साल के लिए सक्सेसिव लगाएंगे मतलब कि 10% और 10% लगाएंगे तो यहां से हमारे पास कुल मिला के जो आएगा वो आएगा 33.1, क्योंकि 10 और 10 मिलके तो 21 हो जाएगा और 21 का जब 10 के साथ लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से लगाएंगे तो ये 33.1 ही आएगा, मतलब कि 3 साल हो जाएंगे टोटल। तो समय का मान आ गया है 3 साल, तो 3 साल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरी आयु मेरे पिताजी की आयु से 25 वर्ष कम है, मतलब कि ये दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है और 5 साल पहले जो है उनकी दोनों की आयु का योग 39 वर्ष था। तो ज्ञात करना है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ कि अंतर 25 वर्ष का है तो 25 वर्ष का अंतर तो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे फादर है और सन है, तो इसमें दिया है कि फादर माइनस सन करने पे 25 आता है और दिया हुआ है कि दोनों की आयु का जो योग है वो 5 साल पहले 39 वर्ष था, तो 5 साल बाद जो हो जाएगा वो दोनों की आयु 5-5 जुड़ जाएगी, तो टोटल जो है ये हो जाएगा 49, मतलब कि 49 वर्ष हो जाएगा। तो फादर प्लस सन की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 49 वर्ष। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं और जैसे कि इसमें पुत्र की आयु निकालनी है तो हम इसको 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये f से f कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s बराबर, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 माइनस 25 करेंगे तो 24 आ जाएगा और यहां से s का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 24/2 करने पे 12। तो 12 जो होगी वो पुत्र की आयु होगी। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि कोई राशि 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 8250 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पे जैसा दिया हुआ है पहले साल के लिए 12.5% देना पड़ेगा और दूसरे साल के लिए 12.5%, तो कुल जो ब्याज हो जाएगा या कुल दर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25%। तो 25% का मतलब होता है कि 1/4, मतलब कि अगर हमने 4 रुपए लिए हैं तो उस पे 5 रुपए हो जाएंगे, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि 8250 रुपए हो जाती है, मतलब कि इसका मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8250। तो हम यहाँ पे इसका मान निकाल लेते हैं या फिर यहाँ पे दिख रहा है कि 1 का मान निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा करते हैं कि 8250 में 5 का भाग दे देते हैं तो 1 का मान होगा वही ब्याज होगा। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 16 पंजे 80 होता है और 5 5 25 हो गया और ये 0, 1650 रुपए जो है इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के लिए 32% की एकल छूट और 20% और 20% की क्रम से छूट का अंतर जो है वो 24 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 32% तो पहली कंडीशन में है, ये पहली कंडीशन में हो गया और दूसरी कंडीशन में जो दिया हुआ है छूट वो -20% और -20% है, क्योंकि छूट है तो माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे हम इसके लगाते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि -20 प्लस -20 गुणा -20 करेंगे तो ये टोटल का प्लस का 400 आ जाएगा और 400/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 36 टोटल। तो -36% छूट रहेगी। तो यहाँ पे 32% की छूट है और दूसरी कंडीशन में 36% की छूट है और दिया है कि इनका अंतर जो है वो 24 रुपए है, मतलब कि इनका अंतर निकालेंगे तो 4% आ जाएगा और 4% का मान दिया हुआ है ये 24 रुपए है, तो 100% जो अंकित मूल्य हो जाएगा।
तो इसको हम गुणा कर देते हैं 25 से, तो इसको 25 से गुणा कर देंगे, तो 24 गुणा 25 करने पे हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा अंकित मूल्य। तो 24 गुणा 25 करते हैं, तो 25 24 100, 0 हां से 10, 25 दूने 50 और 10 60, तो 600 रुपए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि होगा वस्तु का अंकित मूल्य। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।